हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये आपकी नेक्स्ट क्लास है बिहार शिक्षक बहाली की। ये टेस्ट नंबर आपका 29 होने वाला है। यहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं दोस्तों। तो फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए, शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये NCERT SCERT से आपका संबंधित है, जहाँ से आपको सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में। और ये आपका 1 to 5, आपका 9, 10, 11, 12 सबके लिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए शुरू किया जाए आज की क्लास। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 78 57 82 43 10। और डेली आपकी 3 बजे से क्लास चलती है ना। ये टेस्ट नंबर आपका 29 है। 50 यहाँ पर दोस्तों आपका मूल प्रश्न है। और इससे संबंधित आपको लगभग 200 सवाल अभी और आपको बताने वाला हूँ, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो पूरा वीडियो देखना है, शुरू से अंत तक देखना है, तभी आपको फिर पूरा समझ में आएगा, मजा आएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका यहाँ पर, है ना। तो चलिए शुरू किया जाए आज की क्लास। ये हमारा नंबर है जहां आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं, 78 57 82 43 10। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहां आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। और ये फ़ोन पे गूगल पे नंबर है जहां आप 499 इसमें चार्ज है, आप पे करके इसका नोट्स वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। PDF नोट सारा आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा दोस्तों। तो ये नंबर आप नोट कर लेना है, 499 आपको पे करना पड़ेगा, है ना, तभी आपको सारा मटेरियल मिल पाएगा, ठीक है। और जो भी लोग पे करेंगे तो इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप पर हमें स्क्रीनशॉट भेज देंगे, है ना। ये नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना है पेमेंट का, फिर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। कोई मंथली चार्ज आपको नहीं लगेगा, सिर्फ एक बार आपको 499 का चार्ज लगने वाला है। चलिए जी, तो आज का पहला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष, है ना। चलिए पहला सवाल है आपका, सभी लोग आ गए हैं, ठीक है। वीडियो को एक बार लाइक कर देना है। निम्न में से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी, बताइए। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ऑप्शन 1955, 1965, 1970 या 1973। तो कृषि मूल्य आयोग की जो स्थापना होती है वो 1965 ईस्वी में होती है ना। 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। याद रखना है कृषि मूल्य आयोग, है ना। देखिए कृषि मूल्य आयोग का स्थापना तो होती है आपका 1965 में, लेकिन 1985 ईस्वी में इसका नाम बदल दिया जाता है ना। कृषि मूल्य आयोग का इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग, याद रखिएगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग, है ना। इसका नाम बदल कर क्या किया गया, कृषि लागत और मूल्य आयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, आपको छोड़ना नहीं है ना, नहीं तो ये एग्जाम आपको छोड़ के निकल जाएगा, ध्यान रखिएगा। कृषि लागत और मूल्य आयोग इसका नाम बदल के किया गया 1985 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर जो है, हेड क्वार्टर हो जाएगा आपका दिल्ली में, ठीक है जी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो कृषि मूल्य आयोग का दिल्ली में है, याद रखना है। चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर है कि स्वतंत्रता से पूर्व, है ना, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो काला पानी दोस्तों कहा जाता था अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को, है ना। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता था काला पानी। सेलुलर जेल कहाँ है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेलुलर जेल कहाँ है, बताइए। सेलुलर जो जेल है दोस्तों ये भी आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है, सेलुलर जेल, है ना। और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर, है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है दोस्तों ये किस खाड़ी में है, देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा, है ना। ये है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। ये जो मैं आपको बना रहा हूँ यही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये पड़ता है आपको बंगाल की खाड़ी में, है ना। इसकी राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर है ना। ये बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी में है दोस्तों आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार जो है दोस्तों ये 10 डिग्री चैनल से दोनों अलग होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, 10 डिग्री चैनल से दोनों अलग होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का 13वां, है ना, भारत का 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो 13वां सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो है आपका पोर्ट ब्लेयर, है ना। क्या है भाई साहब, तो वो है आपका पोर्ट ब्लेयर, 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह है ना। भारत में टोटल 13 बंदरगाह है बड़े वाले, है ना, और बाकी छोटे तो सैकड़ों हैं आपका, है ना। तो ये ध्यान रखना है, 13वां पोर्ट ब्लेयर हो गया आपका। चलते हैं अगले सवाल की ओर आपका। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 3 नंबर।
3 नंबर है कि फ्लोर क्रॉसिंग से क्या समझते हैं। देखिए फ्लोर क्रॉसिंग किसे कहा जाता है ना, फ्लोर क्रॉसिंग किसे कहा जाता है ना, फ्लोर क्रॉसिंग क्या होता है। तो फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब होता है संसद या विधानमंडल में एक दल के सदस्य दूसरे में सम्मिलित हो जाना, है ना। आप देखते होंगे ना कि कोई जो दल है वो जैसे भाजपा में है वो कांग्रेस में चले गए, है ना, कांग्रेस वाले भाजपा में आ गए, तो यही होता है, इसको कहते हैं फ्लोर क्रॉसिंग। क्या कहते हैं, फ्लोर क्रॉसिंग कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपसे पूछ सकता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका पॉलिटी का। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 4 नंबर। 4 नंबर है कि मुल्ला पेरियार बांध, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मुल्ला पेरियार बांध, है ना। या फिर आपको सिंपल पूछ सकता है कि पेरियार बांध, है ना, सिंपल पूछ सकता है कि पेरियार बांध कहाँ है ना। देखिए पेरियार बांध भी है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी है ना। तो पेरियार अगर वन्यजीव अभयारण्य पूछे दोस्तों तो आपका आंसर हो जाएगा केरल, है ना। और पेरियार अगर बांध पूछे तो बांध हो जाएगा आपका, है ना। क्वेश्चन था कि किसके बीच विवाद है ना, तो पेरियार जो बांध है ये किसके बीच विवाद है। तो पेरियार बांध आखिर है कहाँ पर, अगर आपको मैप में मैं दिखाऊं तो ये रहा आपका दक्षिणी भारत, ये रहा आपका केरल राज्य और ये रहा आपका तमिलनाडु, है ना। तो केरल और तमिलनाडु के ये बीच में विवाद है आपका पेरियार बांध का आपका। तो आंसर हो जाएगा हमारा केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तमिलनाडु केरल कहाँ गया भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी में है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मुचकुंड परियोजना किस नदी पर है बताइएगा, ना। ये क्वेश्चन है आपका, मुचकुंड परियोजना, बताइए सब लोग, मुचकुंड परियोजना जो है ये किस नदी पर है। तो मुचकुंड परियोजना भाई साहब मुचकुंड नदी पर ही है ना, मुचकुंड एक नदी भी है और मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पर है। कहाँ है ये, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में अवस्थित है ना। मुचकुंड परियोजना कहाँ है, तो उड़ीसा और प्लस आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, है ना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन पूछा जाता है वान सागर परियोजना, है ना, वान सागर परियोजना बताइएगा, वान सागर परियोजना। तो वान सागर जो ये परियोजना है ये किस नदी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है वान सागर परियोजना दोस्तों। ये है आपका सोन नदी पर, किस नदी पर है, तो ये सोन नदी पर है और ये बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, तो बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है, तो वान सागर परियोजना किस नदी पर, सोन नदी पर। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, और अमरकंटक कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अमरकंटक से एक और कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा नदी, है ना। तो ये सभी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है पंचेत बांध, बताइए पंचेत बांध, है ना। जितना ज़्यादा हो सकेगा दोस्तों आप लोग को बताते चलेंगे। पंचेत बांध जो है ये कहाँ है, तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है ना। ये पंचेत बांध जो है ये झारखंड और दोस्तों आपका वेस्ट बंगाल की ये संयुक्त परियोजना है। और ये किस नदी पर है, तो ये है आपका दामोदर नदी पर, ठीक है, दामोदर नदी। दामोदर नदी यही वही नदी है दोस्तों, है ना, जिसको जो बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को पहले बहुत ज़्यादा आतंक मचाता था, अब इस पर बहुत ज़्यादा बांध बन गया है, अब ये आतंक नहीं मचाता है। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है, बताइए वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसको जाता है, तो वो हो जाएंगे आपके कार्ल मार्क्स, है ना। कार्ल मार्क्स जो है ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स की दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तक आप याद रखिएगा, दास कैपिटल, है ना। दास कैपिटल जो है ये कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण पुस्तक है, पूछा जाता है दास कैपिटल, ठीक है। दास कैपिटल किसकी पुस्तक है, तो कार्ल मार्क्स की है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी एक और पुस्तक है, कम्युनिस्ट, नोट कर लेना है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, है ना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी इनकी पुस्तक है। तो ये दोनों पुस्तक इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दोनों है कार्ल मार्क्स की, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। 6 नंबर सवाल कह रहा है कि खाली स्थान में आपको भरना है को समान रूप से सैल, मलबा, ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। किस चीज़ को, है ना, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। और ये
कौन से चीज़ को, ऑप्शन पढ़िए, भूकंप, चक्रवात, बाढ़ या भूस्खलन, है ना, किसको समान रूप से दोस्तों सैल, मलबा, ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद रूप से संचालित परिभाषित करते हैं? भूकंप में नहीं, भूकंप में ऐसा नहीं कर सकते हैं, चक्रवात में भी नहीं, बाढ़ में भी नहीं, भूस्खलन में ऐसा होता है ना। भूस्खलन कभी देखे हैं, है ना, कभी आप वीडियो देखे होंगे दोस्तों यूट्यूब पर, फेसबुक पर, है ना। तो भूस्खलन जब होता है ना, तो ये खास करके कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो देखने को मिलेगा आपको पर्वतीय क्षेत्र में। जी हाँ, पहाड़ी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, पर्वतीय राज्यों में, है ना, पर्वतीय राज्यों में ये ठंडे के दिनों में और बरसात के समय में देखने को मिलेगा, है ना। यानी कि ऊपर से जैसे कि बहुत बड़ा पर्वत है ना, और यहाँ से जैसे बहुत बड़ा पत्थर क्या हुआ, खिसक करके नीचे गिर गया। अब खिसक करके नीचे गिरेगा तो ये पूरा ऊपर से पेड़ पौधा मिट्टी फट्टी एकदम क्या करेगा, एकदम पानी की तरह ये बहाते हुए ऊपर से आएगा, आपको बढ़ते हुए आएगा। ठीक है, तो यही है आपका भूस्खलन, है ना, यानी कि भूस्खलन हो गया, यानी कि भू क्या हो गया, वहां से खिसक गया आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। करेक्ट, निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? बताइए, निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? वो कौन थे दोस्तों? वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका रणजी कोठारी, है ना। वो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, रणजी कोठारी, है ना। रणजी कोठारी ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की जो दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया था। लेकिन भारत में एक दलीय व्यवस्था है नहीं, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है आपका। ठीक है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है ना। लेकिन चाइना जो है आपका, उसमें एक दलीय व्यवस्था है ना। लेकिन अमेरिका कैसी व्यवस्था है, तो अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है ना, अमेरिका में 2 दलीय व्यवस्था है आपका। ब्रिटेन में भी 2 दलीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। बिहार राज्य गीत के रचयिता कौन है? बिहार राज्य गीत के रचयिता जो है दोस्तों, वो हो जाएंगे सत्यनारायण, है ना। कौन है बिहार राज्य गीत के रचयिता? स्टेट सॉन्ग, है ना, स्टेट सॉन्ग जो है वो कौन है रचयिता जो है बिहार का? वो है दोस्तों आपका सत्यनारायण। आखिर बिहार का जो ये राज्य गीत है, वो गीत आपको पता है वो कौन सा गीत है ना? तो नोट कर लीजिएगा, मेरे भारत का कंठहार, याद रखिएगा, मेरे भारत का कंठहार, है ना, मेरे भारत के कंठहार। दोस्तों ये जो है ये आपका सॉन्ग है ना, ये बिहार का राज्य गीत है, मेरे भारत के कंठहार, याद रखिएगा। ये जो गीत है दोस्तों, इसको सत्यनारायण ने लिखे हैं। और ये संगीत किसने दिया है? तो हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा का संगीत है इसमें, याद रखना है। और इस गीत को आधिकारिक तौर पर मान्यता कब मिला, अपनाया कब गया? तो मार्च 2012 में, है ना। मार्च 2012 में आखिर क्यों अपनाया गया? क्योंकि मार्च 2012 ही वो दिन है जब बिहार 100 साल का हो गया था आपका, है ना। और मार्च 2012 को ही बिहार जो था वो वेस्ट बंगाल से अलग हुआ था, इसीलिए ये 2012 में ही अपनाया गया था, मार्च 2012, 22 मार्च 2012, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर है 9 नंबर। 9 नंबर है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है ना। लिंगानुपात क्या होता है? तो प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा है दोस्तों आपका, कहाँ है? वो है आपका केरल। लेकिन ये सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में। तो केंद्र शासित हो जाएगा आपका दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली। ये जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, इसको अब 1 कर दिया गया है। अभी टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो टोटल अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दमन दीव और दादरा नगर हवेली पहले अलग अलग था, अब दोनों को क्या कर दिया गया है? 1 कर दिया गया है ना, दोनों को मिला दिया गया है आपका, याद रखिएगा। और सबसे कम आपका दमन एवं दीव में ही आपका जो लिंगानुपात है वो आपका दमन दीव में था आपका। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका बिल्कुल सही जवाब। हमको एक जवाब दीजिएगा कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात जो है वो कहाँ का है? तो वो आपका हरियाणा राज्य का है ना। सबसे कम जो है राज्य में अगर पूछा जाए तो राज्य में हो जाएगा हरियाणा, है ना। कितना है दोस्तों? तो 879, है ना, 879 है हरियाणा का लिंगानुपात। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है भारत का लिंगानुपात। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 है बिहार का लिंगानुपात, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा केरल का कितना है? तो 1084 है केरल का लिंगानुपात। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों।
ठीक है, तो जनगणना से आपका 1-2 सवाल आपको जरूर पूछेगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10 नंबर है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताना है आपको, है ना। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम क्या है जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो वांडीवास का युद्ध कब होता है? 1760 ईस्वी में होता है वांडीवास का युद्ध, याद रखना है। और जो पराजित हुआ था फ्रांसीसी सेना, वो कौन था दोस्तों? तो वो था आपका काउंट डी लाली, है ना। तो ये लाली को याद रखिएगा, है ना, तब आपका दिमाग लाल रहेगा। काउंट डी लाली वांडीवास के युद्ध में हारा था फ्रांसीसी सेनापति। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो आपका वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, ये फ्रांसीसी सेनापति और किसके बीच में हुआ था दोस्तों? तो अंग्रेज के बीच में हुआ था। अंग्रेज इसमें जीता था। और अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जनरल आयरकूट, है ना। अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा था जनरल आयरकूट कर रहा था अंग्रेज का नेतृत्व, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। प्रश्न है कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता निम्न में से किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो वो हैं आपके चार्ल्स मेंटकॉफ, है ना। चार्ल्स मेंटकॉफ जो हो जाएंगे आपके आंसर नंबर डी, है ना। ये है आपके समाचार पत्रों के मुक्तिदाता दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता इनको कहा जाता है। भारत में एक क्वेश्चन है कि प्रिंटिंग प्रेस, है ना, भारत में प्रिंटिंग प्रेस के जनक कौन है ना। भारत में प्रिंटिंग प्रेस के जनक किसे माना जाता है? तो वो है आपका पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली को जनक माना जाता है भारतीय प्रिंटिंग प्रेस का, आपका ध्यान रखना है। ठीक है, समाचार पत्रों का जनक किसे कहते हैं? तो जेम्स ए हिक्की, है ना। समाचार पत्रों का जनक, भारत में समाचार पत्रों का जनक जेम्स ए हिक्की। और भारतीय पत्रकारिता के जनक राजा राम मोहन राय। ठीक है, समाचार पत्र अगर पूछे तो जेम्स ए हिक्की, और भारतीय पत्रकारिता के जनक अगर पूछे तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। प्रश्न है कि 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? है ना। देखिए, पहले अंग्रेजों के द्वारा उपाधि दिया जाता था भारतीय लोगों को जो अच्छा कार्य करते थे। अब जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, महात्मा गांधी हैं, इन लोगों को कुछ उपाधियां दी गई थी, तो ये उन्होंने अपना उपाधि लौटा दिया था। तो 30 मई 1919 को दोस्तों अपना उपाधि को, यानी कि अपना जो अलंकरण था वो लौटाया था। लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो लौटाने वाले व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर थे आपके। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो उपाधि दी गई थी दोस्तों, कौन सी उपाधि? तो नाइट हुड, है ना। नाइट हुड की उपाधि दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर को। और उन्होंने 13 अप्रैल 1919 को, क्या हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, है ना। तो देखिए 13 अप्रैल को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, और उसी के लिए इन्होंने 30 मई को अपना ये नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था, है ना। 13 अप्रैल को होता है आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में, है ना, जिसमें बहुत सारे निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी गई थी जनरल डायर के द्वारा, और जिससे इन्होंने आहत होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों अपनी उपाधि को लौटा दिया था 30 मई 1919 को आपका। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी से भी एक सवाल पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी उपाधि लौटाया था? तो महात्मा गांधी जो उपाधि लौटाए थे वो लौटाए थे कैसर ए हिंद, है ना। कैसर ए हिंद की उपाधि किसने लौटाया था? तो ये लौटाए थे आपके महात्मा गांधी जी। ठीक है, और राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाया था दोस्तों? ठीक है, राय बहादुर। तो राय बहादुर की जो उपाधि लौटाया गया था वो जमुना लाल बजाज के द्वारा, जमुना लाल बजाज को मिला था राय बहादुर की उपाधि, और उन्होंने दोस्तों इसी आंदोलन के दौरान लौटाए थे, आपका असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य। देखिए जिम कॉर्बेट जो है दोस्तों ये है आपका उत्तराखंड में, है ना। कहाँ है? तो उत्तराखंड, सबसे पहले आप इसको सही कर लीजिए। जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड, या कहिए उत्तरांचल कहिए। जिम कॉर्बेट इसकी जो ये जो आपका है दोस्तों, इसका कब बनाया गया था जिम कॉर्बेट को? तो 1936 में, है ना। भारत का सबसे पहला है ये, है ना। पूछा जाएगा भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो हो जाएगा जिम कॉर्बेट। ये कब बनाया गया था? 1936 ईस्वी में। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, एक पूछा जाता है डंपा।
डंपा नाम सुने हैं, है ना। तो डंपा जो है दोस्तों, है ना, डंपा जो अभयारण्य है ये कहाँ है बताइएगा। डंपा अभयारण्य कहाँ है, मिजोरम में, है ना, नोट कर लीजिएगा नहीं याद है तो, मिजोरम में है डंपा, है ना। डंपा कहाँ है, मिजोरम में। कान्हा कहाँ है, कान्हा किसली पूछा जाता है, कान्हा किसली, है ना। तो कान्हा किसली जो है आपका एमपी में है, कहाँ है, मध्य प्रदेश में है कान्हा किसली। ठीक है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मैं पूछते जाऊंगा आप लोग जवाब देते चलिएगा, नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा। किश्तवाड़, है ना, किश्तवाड़, किश्तवाड़ कहाँ है भाई साहब, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है बताइएगा। सुल्तानपुर, सुल्तानपुर जो है दोस्तों ये हरियाणा में है ना। सुल्तानपुर कहाँ है ना, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जो है हरियाणा में है। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में है ना। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जल्दी बताइए, नागरहोल, है ना, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, नहीं याद है तो लिख लीजिएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में है। नागरहोल कहाँ है, कर्नाटक। ये सारे सवाल दोस्तों हमेशा पूछा जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, रोहिला बताना है, रोहिला। तो रोहिला कहाँ है, रोहिला हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, रोहिला हिमाचल प्रदेश के कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है आपका रोहिला। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न है आपका, हो गया 13 नंबर। 14 नंबर है, भारत में सूचना का अधिकार, है ना। सूचना का अधिकार जो है ये कब लागू हुआ था, 2005 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है, सूचना का अधिकार जो है कैसा अधिकार है। तो सूचना का अधिकार मेरे भाई साहब विधिक अधिकार है। कैसा है, विधिक अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। ये कैसा अधिकार है आपका, तो सूचना का अधिकार है आपका विधिक अधिकार। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, ये 2005 वाला याद रखिएगा, 2005 में इसको बनाया गया था, लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 16 नंबर, अच्छा 15 नंबर सवाल, है ना। 15 नंबर प्रश्न है कि लोकहित मुकदमा किससे संबंध किया जा सकता है। लोकहित मुकदमा किससे संबद्ध किया जा सकता है, तो न्यायिक सक्रियतावाद, है ना, न्यायिक सक्रियतावाद से इसको संबद्ध कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, लोकहित मुकदमा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 16 नंबर, आर्थिक नियोजन संबंधित है, किससे संबंधित है, आर्थिक नियोजन। और वीडियो को एक लाइक भी करते चलना है सभी लोगों को, है ना। सभी लोगों को सिर्फ एक बार लाइक करना है, बार बार नहीं करना है ना, सिर्फ एक बार करना है। डेली एक बार आकर के सबसे पहले क्या करेंगे तो लाइक करेंगे, है ना। कुछ कुछ अपना जो काम है वो करते लीजिएगा। सबसे पहले लाइव आना है ना। जैसे ही आपको ग्रुप में मिल जाता है या आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको आपके मोबाइल पर चला जाएगा ये नोटिफिकेशन, और आप आराम से इसको देख सकते हैं, जब इच्छा करे तब देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा आपके मोबाइल में रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करना है कि लाइक कर देना है। उसके बाद अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देना है। तीसरा काम अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। ठीक है, आर्थिक नियोजन संबंधित है, किससे संबंधित है आर्थिक नियोजन, तो आर्थिक नियोजन जो है ये समाजवादी एवं मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्था से संबंधित है दोस्तों, है ना। समाजवादी और मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्था से संबंधित है आर्थिक नियोजन, आपका याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या होता है, तो आर्थिक नियोजन का जो उद्देश्य होता है वो तीव्र आर्थिक विकास करना होता है। ठीक है, तीव्र आर्थिक विकास करना। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय शासक कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला शासक था, है ना, और सहायक संधि किसके समय आया था दोस्तों, तो सहायक संधि वाले कौन थे, लॉर्ड वेलेजली, है ना, याद रहोगा आपका लॉर्ड वेलेजली, इन्होंने ही सहायक संधि करवाया था। और सबसे पहला शासक जो थे वो थे हैदराबाद। कहाँ गए, हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी नंबर, हैदराबाद के निजाम। और दोस्तों ये कब हुआ था, 1798 ईस्वी में, है ना। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि के स्वीकार किया था, हैदराबाद के निजाम 1798 ईस्वी में। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सहायक संधि के प्रणेता कौन थे, है ना, या फिर जन्मदाता कौन थे, है ना। ये अलग अलग सवाल है आपका। जैसे सहायक संधि किया था किसने, तो वेलेजली ने, लेकिन इसका जन्मदाता कौन है या फिर प्रणेता कौन है ना। सहायक संधि का प्रणेता, ये सवाल आपको फंसाएगा, याद रखिएगा। इसके प्रणेता या जन्मदाता जो थे वो डुप्ले थे भाई साहब, है ना, तो याद रखिएगा डुप्ले, है ना। सहायक संधि के जन्मदाता या प्रणेता कौन है, डुप्ले हैं। और वेलेजली ने सहायक संधि किया था, है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर की, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, है ना। यानी कि ठगी प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था ये किसके नेतृत्व में हुआ था, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से, ठगी प्रथा का उन्मूलन
तो ठगी प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था कैप्टन सिलीमैन के द्वारा दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, कैप्टन सिलीमैन के द्वारा आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। सती प्रथा का अंत कब हुआ था, बताइएगा। सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 ईस्वी में आपका। ठीक है, 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का योगदान इसमें सबसे ज़्यादा था आपका, है ना। चलिए, दास व्यापार पर प्रतिबंध कब लगाया गया था, तो चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार, है ना, विलियम बेंटिक के काल में हुआ था। दास प्रथा पर यानी कि दास व्यापार होता था उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है 19 नंबर। 19 नंबर है कि इनमें से प्रथम नेता कौन थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। तो मजदूर आंदोलन को दोस्तों संगठित करने वाले नेता कौन थे, क्या होगा, मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाले आपके जो नेता थे एन.एम. लोखंडे, है ना, एन.एम. लोखंडे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, एन.एम. लोखंडे। एक क्वेश्चन का जवाब देना है, लाला लाजपत राय से संबंधित आपका सवाल है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, है ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके लाला लाजपत राय। और इसकी स्थापना जो होती है 1920 में, है ना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो अध्यक्ष थे 1920 में ये लाला लाजपत राय थे, स्थापना नहीं, 1920 में ये अध्यक्ष थे आपका। अगला प्रश्न हम चलते हैं आपका 20 नंबर। 20 नंबर है कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी दोस्तों। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी किसके द्वारा, तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, है ना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए बोस्टन की चाय पार्टी, है ना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुई थी, है ना। और बोस्टन की चाय पार्टी की घटना से ही आपको अमेरिका आज़ाद हो गया था। तो बोस्टन की चाय पार्टी की घटना होती है आपको 1773 ईस्वी में, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है बोस्टन की चाय पार्टी 1773। और बोस्टन की चाय पार्टी का संबंध किससे था, तो सैमुअल एडम्स से था आपका। ठीक है, अमेरिका पर दोस्तों किसका राज्य था, तो ब्रिटेन का अधिकार था। और 13 उपनिवेशों पर ब्रिटेन का अधिकार था अमेरिका पर, है ना। ले अमेरिका स्वतंत्र कब हो गया था, तो अमेरिका दोस्तों स्वतंत्र हो गया, है ना। अमेरिका में जो आपका स्वतंत्रता क्रांति हुई थी वो 1776 से लेकर के मात्र 83 के बीच में अमेरिका स्वतंत्र हो गया। बताइए, भारत में जो आपका हुआ दोस्तों 200 साल तक हम लोग गुलाम रहे, है ना, लेकिन अमेरिका मात्र 76 से लेकर के 83 तक ये गुलाम रहा। और वो भी 13 उपनिवेश इसके गुलाम थे ब्रिटेन के। ब्रिटेन दोस्तों उसी पर किए हुए था, है ना। और मात्र ये दोस्तों आपका 6-7 साल में आपको ये क्या हो गया, 4-3-7, है ना, 7 साल में आपको आज़ाद हो गया। अमेरिका दोस्तों आज़ाद कब हुआ, है ना, अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली थी, तो याद रखिएगा अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी आपको 1783 ईस्वी में, है ना। 1783 ईस्वी में अमेरिका आज़ाद हुआ था आपको पेरिस की संधि के तहत, है ना। पेरिस की संधि के तहत अमेरिका आज़ाद हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा पेरिस की संधि 1783 यूएसए को स्वतंत्रता मिल गई थी। अगला प्रश्न है कि कितने याम्योत्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है इसी को कहते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा, है ना, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, है ना, 180 डिग्री देशांतर रेखा आपका, है ना, 180 डिग्री देशांतर रेखा, ये जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, पूर्वी नहीं 180 डिग्री आपका, है ना, क्योंकि 180 डिग्री ना ही पूर्वी है ना पश्चिमी, ये आपका 180 डिग्री एक रेखा है आपका। ठीक है, तो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई आपका, 360 होता है टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या, है ना। जैसे ये आपका ग्लोब है, तो ग्लोब के ऊपर आप देखे होंगे दोस्तों ये नॉर्थ से साउथ की ओर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, इसी को कहते हैं देशांतर रेखा। और इसकी टोटल संख्या कितनी है, तो 360 इसकी टोटल संख्या है ना। 180 पश्चिम में, 180 आपका पूरब में। और 180 जो है आपका वो आपका एक ही लाइन है ना, वो कोई दो लाइन नहीं है। 180 इधर से भी आकर के यहीं पर आएगा, इधर से आकर के भी यहीं पर आएगा, है ना। और जैसे ही हम पश्चिम से पूर्व में जाते हैं, है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो एक दिन क्या होता है, बढ़ जाता है, याद रखिएगा, है ना। पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो एक दिन क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि तांबा के लिए खेतड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 22 नंबर। तांबा के लिए खेतड़ी जो है ये राजस्थान में है आपका, है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तांबा के लिए खेतड़ी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए, है ना। खेतड़ी का प्राचीनतम नाम क्या है दोस्तों, तो तांबावाती, है ना। खेतड़ी का जो प्राचीनतम नाम है उसका नाम है तांबावाती, है ना। तांबावाती इसका प्राचीनतम नाम है क्योंकि यहाँ पर तांबा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, यही कारण है।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका 23 नंबर। कौन सा अनुच्छेद राज्य राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्देश करता है? बताइए, राष्ट्रपति शासन, है ना, भारत में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद कितने के तहत? अनुच्छेद 356 के तहत। 3 प्रकार के आपातकाल हैं भारत में, 352, है ना, 356 और 360, है ना। भारत में 352 जो है दोस्तों ये है आपका राष्ट्रीय आपात, है ना। ये क्या है आपका? ये है आपका राष्ट्रीय आपात है। और राष्ट्रीय आपात जो है दोस्तों ये भारत में कई बार लगाया जा चुका है, सॉरी 3 बार लगाया जा चुका है। भारत में राष्ट्रीय आपात कितनी बार? 3 बार लगा है। राष्ट्रपति शासन आपको कई बार लगा है। और 360 जो वित्तीय आपात है ये अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? तो 1951 ईस्वी में पंजाब में, है ना, 1951 में पंजाब में लगाया गया था सबसे पहले। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता, तो आपको समान कौन दिख रहा है? ऑप्शन देखिए, समान कौन दिख रहा है ना, नाम ही है समान। तो समान दोस्तों कौन दिख रहा है? 4 और 4 दोनों क्या है? दोनों समान है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना। समान नागरिक संहिता आपका अनुच्छेद 44 याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक थोड़ा सा बता दिया। समान नागरिक संहिता जो है भारत में कहाँ लागू है ना, भारत में कहाँ लागू है समान नागरिक संहिता? तो वो राज्य है आपका गोवा, है ना। मात्र गोवा राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता आपका लागू है, ठीक है। चलिए भाई साहब अगला प्रश्न चलते हैं आपका। और समान नागरिक संहिता जो है ये नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है। नीति निदेशक तत्व 36 से लेकर के 51 तक है। कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। भाग कितने में है? तो भाग 4 में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर के। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? वो कौन सा वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में कर दी गई थी? तो वो भाई साहब थे लॉर्ड मेयो, है ना। लॉर्ड मेयो से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। लॉर्ड मेयो की जो मृत्यु हो गई थी दोस्तों आपका 1872 ईस्वी में, है ना। 1872 में इसको दोस्तों हत्या कर दी गई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आपका बंगाल की खाड़ी में है, जहां काला पानी की सजा दी जाती थी, है ना, वहीं इसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था दोस्तों ये कब से कब तक था? तो 1800, है ना, इसका जो कार्यकाल था वो था 1869 से लेकर के आपका 1872 तक इसका कार्यकाल था आपका लॉर्ड मेयो का, ठीक है, याद रखिएगा। और 72 में इन्होंने मर गया, है ना। लॉर्ड कर्जन भारत का बदनाम वायसराय माना जाता है, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन जो था, ये तो लॉर्ड मेयो के बारे में बताए, कर्जन के बारे में कहा जाता है सबसे बदनाम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन, ठीक है। और सबसे लोकप्रिय वायसराय कौन था भाई साहब? अगर पूछ लिया जाए कि सबसे लोकप्रिय, है ना, तो लोकप्रिय हो जाएगा आपका कौन? तो लोकप्रिय हो जाएगा आपका कौन जी? तो वो थे आपके रिपन, है ना, रिपन महोदय। और रिपन के समय ही क्या हुआ था? तो नियमित जनगणना शुरू हुआ था आपका 1881 ईस्वी में, है ना, नियमित जनगणना। और लॉर्ड मेयो के समय सबसे प्रथम जनगणना हुई थी, है ना। प्रथम जनगणना जो हुआ था लॉर्ड मेयो के समय 1872 ईस्वी में ही हुआ था आपका, है ना, पहली बार जनगणना हुआ था। और सबसे लोकप्रिय रिपन, और सबसे आपका बदनाम कौन था? तो कर्जन, याद रखिएगा। और सहायक संधि किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने, है ना, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। और सहायक संधि के जन्मदाता कौन है? तो डुप्ले। ये सारे सवाल आपको याद रखना पड़ेगा एकदम जुबान पर, तब काम चलने वाला है। प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 बीसी में, है ना। 563 बीसी में दोस्तों इनका जन्म होता है नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में आपका, है ना, लुम्बिनी में इनका जन्म होता है ना। और जन्म होता है दोस्तों और लुम्बिनी में 563 बीसी में, याद रखिएगा। इनकी मृत्यु कब होती है? महापरिनिर्वाण, जब मृत्यु होता है तो इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। कब हुई थी मृत्यु? तो 483 बीसी में, है ना, 483 बीसी में इनकी मृत्यु होती है, जिसको क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु हुई थी इसकी कुशीनगर में, है ना। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में दोस्तों इनकी मृत्यु होती है। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, है ना, सारनाथ में ये प्रथम उपदेश दिए थे, याद रखिएगा। बोध गया में इनको क्या हुआ था? तो पीपल वृक्ष के नीचे, है ना, पीपल वृक्ष के नीचे, है ना, आपका 35 साल की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है आपको, है ना, ध्यान रखिएगा। वैशाख दिन था, पूर्णिमा था, और उसी दिन को ज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध से अभी और भी बहुत सारे सवाल है, जैसे कि बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सबसे अधिक उपदेश दिए थे इन्होंने शरावस्ती में। नोट कर लेना है, अगर नहीं याद है तो, है ना, नहीं याद है तो नहीं नोट करना है ना, रिवीजन होते चलेगा। एशिया का ज्योति पुंज किसको कहा जाता है भाई साहब? है ना, एशिया का ज्योति पुंज, है ना, एशिया का ज्योति पुंज एकदम फेवरेट क्वेश्चन है आपका बीपीएससी का, है ना। एशिया का ज्योति पुंज कहते हैं गौतम बुद्ध को ही,
गौतम बुद्ध को ही, है ना। बुद्ध के अनुसार दोस्तों सभी दुखों का कारण क्या है ना। बुद्ध के अनुसार सभी दुखों का जो कारण है वो है आपका इच्छा, है ना। आपकी जो इच्छा है, जैसे आपके मन में इच्छा किया कि चलते हैं घूमने के लिए, है ना, और घूमने गए उधर लड़ाई हो गया, तो ये इच्छा क्या हो गया, आपका दुख का कारण हो गया। या आपके मन में किया इच्छा, है ना, बहुत इच्छा करता है मन में और वही दुख का कारण बनता है फिर। ठीक है, चलिए बौद्ध के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन थे, तो हीनयान और महायान दो संप्रदाय थे इसके, और दोनों संप्रदाय कब बट गया था आपका, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था आपका कहाँ, तो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, है ना। और वहीं पर दोस्तों हीनयान और महायान दो भागों में ये बट गया था, है ना। सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक, ये बौद्ध धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ है, याद रखिएगा। इसको त्रिपीटक भी कहा जाता है ना। त्रिपीटक कौन कौन थे, तो सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक, ये बौद्ध धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ था। बौद्ध धर्म के दोस्तों पूछा जाता है कि पूजा स्थल को क्या कहते हैं, तो पूजा स्थल जो है उसको चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य, और निवास स्थल को क्या कहते हैं बताना है, निवास स्थल को क्या कहते हैं, मठ कहा जाता है। तो जहाँ पूजा होता है चैत्य और जहाँ निवास होता है उसको मठ, याद रखना है ना। बौद्ध धर्म में 3 अंग हैं बौद्ध धर्म के, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ किसके अंग हैं, तो बौद्ध धर्म के ही अंग हैं, याद रखना है एक एक चीज को आपका। अगला प्रश्न हम चलते हैं, देखिए बहुत सारा सवाल मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अगला है आपका 27 नंबर की, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो प्रस्ताव है दोस्तों, ये संविधान सुधार से संबंधित है आपका। ठीक है, संवैधानिक सुधार से संबंधित है, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी से दोस्तों आपका एक सवाल तो फिक्स है, 1 से 2 सवाल। तो बिहार में जो मिट्टी है ना वो है आपको जलोढ़ मिट्टी। बिहार में जो मिट्टी कैसी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है बिहार में। जलोढ़ मिट्टी दोस्तों 2 प्रकार की होती है ना। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक तो होती है खादर और एक होती है आपको बांगर, है ना। खादर उपजाऊ होता है और बांगर उपजाऊ कम होता है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी, बिहार में 90% जो मिट्टी है दोस्तों वो आपका जलोढ़ मिट्टी ही है आपका, लगभग ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर, 29 है कि सुंदरी वृक्ष, नाम कितना अच्छा है। सुंदरी वृक्ष जो है ये किसका एक विशेष प्रकार की वनस्पति है, सुंदरी, है ना। सुंदरी जो है ना ये जवारीय वन है, ये क्या है, जवारीय वन है। सुंदरी वृक्ष जो दोस्तों है ना, ये सुंदरी नामक वृक्ष है ना, सुंदरी नामक एक वृक्ष है जो आपको मिलता है कहाँ, तो जवारीय क्षेत्र में। जवारीय क्षेत्र कहने का मतलब है जहाँ पर ज्वार आते रहता है ना, ज्वार भाटा आते रहता है वहीं पर, है ना, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा सुंदरी वृक्ष है आपका। ज्वारीय वन यहाँ पर मैंग्रोव वन भी इसको कहा जाता है, ज्वारीय वन भी इसको कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, सुंदर वन जो विश्व की सबसे विस्तृत दोस्तों ये क्षेत्र में आपका फैला हुआ है, इसको गरान वन भी कहा जाता है ना। सुंदर वन को गरान वन भी कहते हैं, तो याद रखिएगा इसी को गरान वन भी कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ इसका विस्तार है सुंदर वन का, तो भारत और बांग्लादेश में इसका विस्तार है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से इसका निर्माण हुआ है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो गंगा नदी को दोस्तों बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा कहा जाता है, पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी को, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, और जब ये दोनों नदी मिल जाती है और जब आगे बढ़ती है तो इसको क्या कहते हैं, मेघना कहा जाता है। क्या कहते हैं, मेघना इसको कहा जाता है। और यही मेघना नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो ये दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है आपका, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है कि बिहार के किस बजट में जेंडर बजट शामिल था। जेंडर बजट किस में शामिल था बिहार के बजट में, तो वो था आपका 2008-9 में, है ना। 2008-9 में जेंडर बजट को 8-9 में, तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 2008-9 में दोस्तों बिहार में प्रथम जेंडर बजट को शामिल किया गया था आपका। भारत में प्रथम जेंडर बजट को कब शामिल किया गया था, तो 2005-6 में दोस्तों भारत में जेंडर बजट को शामिल किया गया था, 2005-6 में। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार में सर्वप्रथम ग्रीन बजट कब पेश किया गया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ग्रीन बजट। तो बता दीजिए भाई साहब, ग्रीन बजट बिहार में सबसे पहले कब पेश किया गया था ग्रीन बजट, तो 2020-21 में, है ना। 2020-21 में ग्रीन बजट। और जेंडर बजट 2008-9 और भारत में जेंडर बजट 2005-6, याद रखना है। अगला है आपका 31 नंबर सवाल, चंपारण।
चलिए चंपारण घूमने। चंपारण कृषक जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था ना। चंपारण में क्या होता है ना, तो तिनकठिया पत्ती के विरुद्ध क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आंदोलन होता है गांधी जी के द्वारा 1917 ईस्वी में। गांधी जी को किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, है ना। गांधी जी पहुंचे हुए थे कहाँ, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, और वहीं पर पहुंच गए कौन, तो राजकुमार शुक्ल जी। और इन्होंने बताया कि देखिए बिहार में ऐसा ऐसा व्यवस्था है, तिनकठिया व्यवस्था है, वहाँ पर अत्याचार हो रहा है। चलिए, तो गांधी जी आए थे 1917 ईस्वी में। प्रथम इनका व्यक्तिगत सत्याग्रह था आपका 1917 वाला, ध्यान रखना है, ठीक है। तिनकठिया प्रथा भी इसको कहते हैं, और ये फिर आपका समाप्त हो जाता है, ध्यान रखना है। चलिए भाई साहब चलते हैं अगला प्रश्न। तो इसका आंसर क्या हो गया, अच्छा आंसर बताया ही नहीं, है ना। तो कृषक जांच चंपारण कृषक जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था, तो इसमें कौन नहीं था, तो डीजे रीड नहीं था ना, ये डीजे बजाने में लगे हुए थे, तो डीजे रीड इसमें नहीं थे। FG स्लाई थे, अनुग्रह नारायण महात्मा गांधी इसमें थे आपके। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32। भारत और चीन के बीच, है ना, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है भाई साहब, तो उसको कहते हैं मैकमोहन। कौन सी रेखा है, तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, याद रखिएगा। इसके बीच क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर जो हस्ताक्षर होता है वो 1954 ईस्वी में होता है आपका, 1954 में होता है। भारत चीन युद्ध कब होता है, तो 1962 में होता है भारत चीन युद्ध, ये भी ध्यान रखिएगा। 1954 में हुआ था पंचशील समझौता, किसके किसके बीच हुआ था, तो 54 में प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और चाइना के कौन थे, तो चाउ एन लाई, है ना, चाउ एन लाई के बीच में हुआ था ये पंचशील समझौता, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, है ना, तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो वो तो एकमात्र चंद्रमा ही है ना, तो चंद्रमा ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा आपका, है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी में हो जाएगा चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा। पृथ्वी से दोस्तों चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है आपका 3,84,365 किलोमीटर, याद रखिएगा। 3,84,000 भी याद रखते हैं तो काम चल जाएगा आपका, है ना। 3,84,365 किलोमीटर है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, औसत दूरी याद रखना है। पृथ्वी से आप चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देखते हैं, तो पृथ्वी से चंद्रमा का आप 59% भाग देख पाते हैं, नोट कर लेना है। पृथ्वी से चंद्रमा का आपको दिखता है ना, दिन में भी दिखेगा, कभी कभी रात में भी दिखता है, तो कितना प्रतिशत भाग आप देख सकते हैं, तो 59% भाग आप देख सकते हैं। चंद्रमा को क्या कहा गया है, तो जीवाश्म ग्रह भी कहा गया है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा गया है, ये आप ध्यान में रखना है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करता है, कमेंट करके फटाफट बताइए। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी की परिक्रमा, है ना, ये चंद्रमा जो है दोस्तों इसको मानते हैं पृथ्वी, और चंद्रमा जो है ये पृथ्वी की परिक्रमा जो करता है कितने दिन में करता है, तो 27 दिन, नोट करना है 8 घंटे, है ना, 27 दिन 8 घंटे कम से कम आपको याद रखना है। देखिए 27 दिन 8 घंटे में ये तो पृथ्वी की परिक्रमा करता ही है, और खुद व खुद ये अपने अक्ष पर भी एक चक्कर मार लेता है। यही कारण है कि हम इसका एक ही भाग देख पाते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के भी घूमते रहता है और खुदे घूमते रहता है, और दोनों को घूमने में लगभग समय बराबर लग जाता है। यही कारण है कि इसका हम एक ही भाग देख पाते हैं और आधा भाग हम नहीं देख पाते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, जो बताना है आपको। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी। क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी कहा जाता है चंद्रमा के अध्ययन को, सेलेनोलॉजी। चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी का कितना भाग स्थल है ना, पृथ्वी का कितना भाग दोस्तों स्थल है, ये बताना है ना, कितना भाग स्थलीय है पृथ्वी का, तो मात्र 29% भाग क्या है, स्थल है, और 71% भाग क्या है, जल ही जल है आपका, ठीक है। लेकिन ये जल क्या है, खारा है, पीने योग्य नहीं है। जितना जल है दोस्तों उसका दोस्तों 97% जो जल है ना वो क्या है, खारा है। मात्र 3% जो जल है वो आप पी सकते हैं और अपने उपयोग में ला सकते हैं, है ना। 3% में भी दोस्तों 1-1.5% तो आपका कहाँ है, ध्रुवीय क्षेत्र में आपका बर्फ के रूप में जमा है आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर की, कोयला, है ना, जो कोयला है ये किस प्रकार का चट्टान है। कोयला है दोस्तों अवसादी चट्टान, है ना। अवसादी चट्टान को ही कहा जाता है परतदार चट्टान, जी हाँ, इसको कहते हैं परतदार या फिर सेडिमेंट्री रॉक, है ना। कोयला का निर्माण कैसे होता है बताइए।
कोयला दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, सबसे अच्छा एंथ्रासाइट है ना, सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और चौथा नंबर में पीट कोयला है ना। 4 प्रकार के एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट है ना। लिग्नाइट कोयला दोस्तों कहाँ प्रसिद्ध है? तो तमिलनाडु में है ना। भारत में लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा निकाला जाता है तमिलनाडु में, याद रखिएगा है ना। ऐसे तो आपका झारखंड है, आपका वेस्ट बंगाल है, आपका झरिया वगैरह, धनबाद वगैरह तो आपको पता ही है ना, कोयला के लिए फेमस ही है ना। सबसे अच्छा कोयला कौन होता है? तो आपका एंथ्रासाइट होता है, उसके बाद बिटुमिनस होता है, फिर लिग्नाइट होता है, फिर बाद में पीट कोयला होता है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए बिहार में दोस्तों 2 कांग्रेस अधिवेशन है ना, वर्तमान में कह सकते हैं, क्योंकि बिहार जब एक में था झारखंड के साथ तो 3 हुआ था है ना, क्योंकि एक रामगढ़ में भी हुआ था आपका 1940 ईस्वी में है ना। अगर रामगढ़ को हटा दीजिएगा तो 2 हुआ था आपका, एक पटना में और एक गया में और एक आपका रामगढ़ में हुआ था। पटना में कब हुआ था? 12 में हुआ था 1912 में। 22 में कब हुआ था? तो 22 में हुआ था आपको गया में, और 40 में कहाँ हुआ था? तो रामगढ़ में हुआ था। ये भी आप ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बांकीपुर में हुआ था दोस्तों आपका 1912 ईस्वी में है ना, पहला कांग्रेस अधिवेशन बिहार में आपका। ठीक है, बांकीपुर में हुआ था। एक प्रश्न का जवाब दीजिए, जो ये बांकीपुर में दोस्तों कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है पहला, इसके अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम छपेगा तो मुधोलकर है ना, याद रखिएगा मुधोलकर है ना। मुधोलकर नहीं भाई साहब, मुधोलकर है ना। मुधोलकर जो थे, मुधोलकर ये इसके क्या थे? अध्यक्ष थे है ना, ध्यान रखना है बांकीपुर वाला का। और 22 में जो हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे है ना? गया में जो हुआ था, गया में कब हुआ था? तो गया में हुआ था आपका 1922 ईस्वी में है ना। 37वां अधिवेशन हुआ था आपको गया वाला, और ये हुआ था कांग्रेस के अधिवेशन में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो चितरंजन दास है ना। गया में जो हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास। एक होता है आपका 1940 में, कहाँ? तो ये हुआ था दोस्तों 40 में कहाँ हुआ था? देखिए दिमाग से निकल गया। 40 में झारखंड में हुआ था आपका, झारखंड में हुआ था जी। और उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रामगढ़ वाला। हाँ, झारखंड में कहाँ हुआ था? रामगढ़ में। तो रामगढ़ में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो वो थे आपका अबुल कलाम आज़ाद है ना। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए, और सबसे लंबे समय तक वही रहे थे आपका 1940 से लेकर के 45 तक, क्योंकि बीच में कोई भी अधिवेशन फिर नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37 नंबर। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो 1857 के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं वी.डी. सावरकर महोदय। वी.डी. सावरकर जी हैं इसके लेखक। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। हड़प्पा कालीन नगर बताना है। हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी तट पर स्थित है? ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया हूं, और एकदम बीपीएससी का ना फेवरेट है आपका है ना, बीपीएससी का ये दामाद है। इसका आंसर हो जाएगा आपका भोगवा नदी। भगवा नहीं, भोगवा है ना। भोगवा नदी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा आपका भोगवा नदी। ठीक है, लोथल जो दोस्तों है ना, लोथल कब खोजा गया था? तो 1954 ईस्वी में लोथल को खोजा गया था। किसके द्वारा? तो रंगनाथ राव के द्वारा लोथल को खोजा गया था। अगला प्रश्न है 139 नंबर। निम्न में से अजातशत्रु के वंश का नाम बताना है। अजातशत्रु किस वंश से था? तो ये हर्यक वंश से था। कौन वंश था दोस्तों? अजातशत्रु तो हर्यक वंश से था आपका अजातशत्रु। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? आंसर तो हो जाएगा डी नंबर। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे जी? तो वो थे आपके बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? बताना है। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुनिक था है ना। कुनिक इनका उपनाम था, ये भी आप याद रखना है। ठीक है, चलिए अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, ये ध्यान रखना है ना। कहाँ हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति? राजगृह में। और राजगृह में कहाँ हुआ था? तो सप्तकर्णी गुफा में हुआ था है ना। सप्तपर्णी गुफा में हुआ था राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति। किसके समय? तो अजातशत्रु के समय में। ठीक है, द्वितीय कहाँ हुए था दोस्तों? तो दूसरे दो बौद्ध संगीति हुआ था वो वैशाली में, तीसरा पटना में, चौथा कुंडलवन में। अगला है कि निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दिद्दा थी? रानी दिद्दा। तो रानी दिद्दा किसकी थी दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका उत्पल वंश। ठीक है, उत्पल वंश हो जाएगा आपका। रानी दिद्दा उत्पल वंश की एक महत्वाकांक्षी शासिका थी, याद रखना है ना, उत्पल वंश।
उत्पल वंश जो था ना, ये कहाँ था, तो कश्मीर का था आपका, है ना, उत्पल वंश कश्मीर में था आपका। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं कुछ करंट अफेयर को भी देख लिया जाए, है ना। 10 यहाँ पर करंट महत्वपूर्ण लाए हैं आप सभी के लिए। पहला सवाल है कि 16 फरवरी 2023 से किसने डीजीसीए के नए महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। 16 फरवरी 2023 से किसने डीजीसीए का नए महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। 41 का क्या होगा, 16 फरवरी 2023 को दोस्तों, है ना, विक्रम देवदत्त ने, है ना, विक्रम देवदत्त ने डीजीसीए का नया कार्यभार संभाला है। ठीक है, 16 फरवरी 2023। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर कि अंडर 19 देखिए, और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, बताइए शर्मा काहे रहे हैं भाई साहब, मुस्कुरा क्यों रहे हैं, है ना, मुस्कुराइए नहीं, है ना, मुस्कुराते मुस्कुराते थोड़ा सा एक लाइक कर दीजिएगा, है ना। पहला काम यही रखिए लाइव आने के बाद कि पहले हमको लाइक करना है। ठीक है, अपने कुछ कुछ दोस्तों जो है उनको भी शेयर कर देना है, कम से कम अपने व्हाट्सएप में तो शेयर कर दीजिए स्टेटस में। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता है, बताइए। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण जो जीता है, वो आपका जीतने वाला जो देश है वो अपना प्यारा भारत महान देश, है ना, प्यारा भारत महान, यही जीता है आपका अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला। तो पहले हम लोग जीत लिए, बहुत अच्छी बात है ना। और इस टूर्नामेंट में दोस्तों फाइनल मैच में किसको हराया था भारत, तो वो था आपका, है ना, हमारा दुश्मन इंग्लैंड था आपका, जिन्होंने हमें इतना दिन शासन किया हमारे ऊपर। ठीक है, तो इंग्लैंड को हमने लताड़ मारा और हम जीत गए अंडर 19 महिला विश्व कप T20 वाला। ठीक है, इसके कप्तान कौन थे, तो अंडर 19 महिला T20 के जो कप्तान थे उस महिला का नाम है शेफाली वर्मा। क्या नाम है, याद रखना है, कप्तान भी आपको पूछा जाता है, तो शेफाली वर्मा इसका नाम था, ध्यान रखिएगा भाई साहब। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर, फीफा विश्व कप 2026, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मेजबानी किसको मिला है, कौन कहाँ होगा फीफा विश्व कप। फीफा विश्व कप किससे संबंधित है दोस्तों, तो फुटबॉल होता है फीफा विश्व कप में, है ना। फीफा में क्या होता है, फुटबॉल होता है। और 2026 वाला कहाँ होगा, तो 2026 वाला अमेरिका को मिला है, और अमेरिका के साथ साथ दोस्तों मैक्सिको और कनाडा सभी को मिला है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तीनों में यहाँ पर सम्मिलित रूप से होगा आपका 2026 वाला T20 नहीं, फीफा विश्व कप 2026 वाला। ठीक है, चलिए जी, अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। फीफा जो होता है ना 4 साल के अंतराल पर होता है, याद रखिएगा, विश्व कप। प्रश्न है दोस्तों कि BBC, है ना, BBC इंडिया, प्रश्न कह रहा है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो ये दोस्तों किसने जीता है बताना है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 मीराबाई चानू, है ना, मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मीराबाई चानू। यह पुरस्कार जो दोस्तों मीराबाई चानू ने 2 बार जीतने वाली पहली एथलीट महिला बनी है, याद रखिएगा, यह पुरस्कार लगातार 2 बार जीतने वाली पहली एथलीट मीराबाई चानू बन गई है, याद रखिएगा, ये 2 बार लगातार जीती है आपका, 2021 वाला भी, 22 वाला भी इन्होंने ही जीता है। अगला है कि एज गुड एज माई वर्ल्ड, प्रश्न है एज गुड एज माई वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो एज गुड एज माई वर्ल्ड पुस्तक के लेखक है KM चंद्रशेखर। कौन है जी, KM चंद्रशेखर, ये हैं एज गुड एज माई वर्ल्ड, KM चंद्रशेखर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल शुरू की है। तो भिखारी मुक्त, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। ये महाराष्ट्र सरकार ने एक पहल चालू किया है कि भिखारी मुक्त शहर कर देना है उस शहर को, वो शहर कौन है। और अधिकतर लोग गलत जवाब दे रहे हैं, मुंबई को, आंसर हो जाएगा नागपुर, है ना, नागपुर वो शहर है जिसको भिखारी मुक्त शहर करने पर घोषणा किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला है आपका 47 नंबर, इसका PDF दोस्तों आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7857824310। ये हमारा व्हाट्सएप है, मात्र 499 का भी चार्ज है। तो आपको इसी नंबर पर फ़ोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन पे करके, है ना, या पेटीएम का भी कर सकते हैं, अमेजन पे भी कर सकते हैं, सभी है ये नंबर पर। और यही नंबर व्हाट्सएप भी है, तो जो लोग भी पे करेंगे 499 का, तो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर व्हाट्सएप पर भेज देना
करना है, ठीक है। ये व्हाट्सएप है तो नंबर को सेव कर लीजिएगा, फिर व्हाट्सएप में आ जाएगा, वहाँ पर पेमेंट करके भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ देंगे और वहीं पर आपको सारा मटेरियल आपको मिलने वाला है। कोई मंथली नहीं है, सिर्फ एक बार। प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक जीआई टैग हासिल किया है? सर्वाधिक जीआई टैग, है ना। तो सर्वाधिक जो 2023 में दोस्तों जीआई टैग हासिल करने वाला जो राज्य है वो राज्य है आपका केरल राज्य, है ना। केरल सभी चीज़ में आगे है ना। वित्त वर्ष 2023 में केरल राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों हेतु सर्वाधिक जीआई टैग हासिल किया है। मिर्चा चावल, मैंने बताया था दोस्तों, मिर्चा चावल जो है ये जीआई टैग किसको मिला है? तो बिहार को मिर्चा चावल, याद रखिएगा, मिर्चा चावल बिहार वाले है ना। जैसे कि आपका लीची वाला भी बिहार का है, बहुत सारा है, एक मैं करवा दूंगा आप लोगों को करंट अफेयर में, वो सब चीज़ धीरे धीरे आते जाएगा, है ना, तो ध्यान रखना है। और जो आपको केरल को जो दिया गया है दोस्तों जीआई टैग में सबसे ज़्यादा केरल जो है कितने जीआई टैग? तो 12 उत्पाद, है ना, ये 12 उत्पाद जीआई टैग मिला है आपको केरल को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर, विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2022, विजडन, है ना, विजडन नहीं, विजडन T20 2022 प्लेयर ऑफ 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर को चुना गया है? जी हाँ, तो आपको पता होगा वो है हमारे सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर, यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा आपका, है ना। विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2022 किसको मिला है? तो सूर्य कुमार और हरमनप्रीत कौर। अगला सवाल चलते हैं दोस्तों, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो जीता है वो है सर्जियो पेरेज। जी हाँ, सर्जियो पेरेज, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रेड बुल के चालक हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं? मैक्सिको के रहने वाले हैं सर्जियो पेरेज। अगला प्रश्न है दोस्तों 50 नंबर की, 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण जो होगा ये होगा आपका तिरुवनंतपुरम। कहाँ होगा? तिरुवनंतपुरम में। और ये है कहाँ? तो ये है आपका केरल में, तिरुवनंतपुरम। याद रखिएगा, यह जो आयोजन का जो विषय है ना, ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल, इसका विषय क्या है? तो हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद है इसके विषय। तो ये रहा आज का क्लास, कैसा लगा आप बताइएगा नीचे कमेंट करके, इसका आंसर दे दिया जाएगा, अभी इसमें आंसर नहीं फिल किया गया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना है। ये टेस्ट नंबर आपका 29 था। डेली इसी प्रकार से 3 बजे लगभग 200 से 250 सवाल दोस्तों आपको हम करवाने वाले हैं, है ना। एकदम सारा क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा, जितने भी आपके NCERT SCERT से संबंधित हैं और करेंट अफेयर भी, सारा चीज़ आपको यहाँ पर हो जाएगा। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको 499 का पॉकेट ढीला करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मिलेगा मात्र 499 का, आपका लाइफ बन जाएगा। ये रहा आपका फ़ोन पे गूगल पे नंबर, आप इसमें जुड़ जाइए। ये व्हाट्सएप नंबर है, जो भी पे करेंगे इस नंबर पे स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप जरूर करेंगे ताकि उनको सारे मटेरियल प्रोवाइड कराया जा सके। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी करते जाइएगा और अपने अपने दोस्तों को शेयर भी करते जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, है ना, दिन रात मेहनत करिए, बिना मेहनत के कुछ तो होने वाला है नहीं, है ना। एकदम भूखे प्यासे लगे रहिए, है ना, जी तोड़ के एकदम मेहनत कीजिए, है ना। फिर एग्ज़ाम के बाद तो खाते रहिएगा ना बैठ करके, ऐसे गर्मी का दिन में कम खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, है ना। खाइए 1 रोटी पीजिए 2 गिलास, ठीक है, एकदम पानी खूब पीजिए। गर्मी का बहुत ज़्यादा समय है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, शरीर से पूरा पानी निकल जा रहा है ना। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और रिजल्ट हो जाएगा सब लोग का, टेंशन ना लीजिए, है ना। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आप लोग को दिया जाएगा। और फॉर्म आप लोग का भरा जाएगा कितने तारीख से? तो आपका 16 तारीख से, ठीक है। तब तक आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए ताकि फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं रात में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।